आपके भी किसी चाचा, ताऊ, मामा किसी ने आप पे कमेंट किया हो, कभी ऐसा आपने सुना हो कि अरे इसको इंडिया में एडमिशन नहीं मिल रहा है इसलिए कहीं बाहर भाग रहा है? हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल सिर्फ रिलेटिव्स ने नहीं हमारे तो दोस्तों ने भी सबने बहुत बोला है कि कहाँ जा रहा है तू बाहर ये और वो। यूनिवर्सिटी पर फोकस मत करिए, आप अपने ऑप्शंस खुले रखिए। एटलीस्ट 3 टू 5 ऑप्शंस आपके पास होने चाहिए थ्री कि टू मुझे फाइव अगर ऑप्शन। यहाँ पे ये मेरी बेस्ट कॉलेज है, अगर यहाँ पे नहीं तो यहाँ पर नहीं तो यहाँ पर। जैसे कि मैंने खुद 5 कॉलेज आपके पासपोर्ट भले चेंज हो जाए लेकिन आपकी मातृभाषा नहीं चेंज इंडियन को होगी। कनाडा से निकाल सकते हो पर इंडियन को कैसे निकालोगे? अरे रे 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 ही आपको इस वीडियो को अच्छा लगा हो तो आप लाइक शेयर कमेंट सारी चीजें कर सकते यस, अच्छा लगा हो तो ही, अगर बुरा लगा हो तो फिर क्या बोलना है? हैं। नहीं नहीं, वैसे बुरा लगने वाली कोई बातें तो हमने शायद यहाँ पे की नहीं है तो किसी को नहीं लगना चाहिए। नमस्कार सभी को द ब्रिज मैन के सीजन 1 इंडिया टू कनाडा के पॉडकास्ट सीरीज में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, मैं सेतु पिल्लाई आपका होस्ट आज आपके साथ इस पॉडकास्ट सीरीज की शुरुआत रखने वाला है। और मेरे समक्ष एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अभी कनाडा में है, जो 6 इयर्स ऑलमोस्ट 6 इयर्स कंप्लीट कर चुके हैं कनाडा में। और वो अभी एज एन असिस्टेंट मैनेजर एक रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं, साथ ही साथ फुल टाइम जॉब भी कर रहे हैं और अपनी फुल टाइम पढ़ाई भी कर रहे हैं, बैचलर्स इन एडमिनिस्ट्रेशन की। तो उनके पास एक तजुर्बा है जो वो इंडिया से कनाडा तक लेकर जा चुके हैं और उनको वहां पे पीआर भी मिल चुका है। और ऐसे आज के हमारे गेस्ट पिंकेश मारवाड़ी को मैं यहाँ पे इनवाइट करता हूं आज के पॉडकास्ट सीरीज में, जिसके थ्रू हम आज बहुत सारी इंफॉर्मेटिव कंटेंट को आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, मैं इंडिया में बैठा हूं और मुझे अगर कनाडा तक पहुंचना है तो मेरे समक्ष बहुत सारी डिफिकल्टीज, बहुत सारे पड़ाव आने वाले हैं, जिसकी शायद मुझे अभी तक तो कोई क्लैरिटी नहीं है। तो जब मुझे ये एहसास हुआ कि जब मुझे पता ही नहीं है कि मैं कनाडा तक पहुंचने के लिए क्या-क्या स्टेप्स मुझे शायद फॉलो करने पड़ेंगे, तो मैंने सोचा ऐसे मेरे जैसे ही बहुत सारे लोग होंगे जिन्हें वहां तक पहुंचने तक की काफी सारी इंफॉर्मेशन अगर मिल जाए तो उनके लिए बहुत ईजी हो जाएगा कनाडा तक की उनकी स्टडी जर्नी के लिए। तो इसी की चीज के लिए आज पिंकेश हमारे समक्ष है और वो हमें हेल्प करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पिंकेश, मैं आपको इनवाइट करता हूं। हाय, हेलो, हाउ आर यू डूइंग? बहुत ही अच्छा लग रहा है, इतने टाइम बाद कुछ हिंदी सुनने को मिली। ज्यादातर यहाँ पर हिंदी ज्यादा बोली नहीं जाती। चाहे मेरी जॉब हो जाए या फिर कॉलेज हो जाए, दोनों में इंग्लिश डोमिनेंट ही रहता है। लाइक यू कैन आइडेंटिफाई दैट। बट या इट्स थैंक यू फॉर द इनविटेशन एंड मैं चाहूंगा कि कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करूं आज आज के पॉडकास्ट में। जो भी सुन रहा है उसके लिए कुछ ना कुछ कहीं पे हेल्प कर सकता हूँ तो आई विल बी वेरी ग्रेटफुल। एग्जैक्टली पिंकेश, हम आपसे चाहेंगे कि आप ज्यादा से ज्यादा वैल्यू ऐड करें ताकि जितने भी लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, जिनको भी कनाडा जाना है, वो उनका सपना है, उनके लिए ये पॉडकास्ट बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव बने। तो हम धीरे 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 करके काफी सारे कंटेंट्स को हम यहाँ पे लेके आने वाले हैं। एंड जहां तक मुझे लग रहा है आपकी हिंदी भी एकदम वैसी ही है जैसे आप यहाँ से गए थे। यू हैव नॉट चेंज, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारों के तो एक्सेंट एकदम चेंज हो जाते हैं। तो हैट्स ऑफ टू दैट फर्स्ट ऑफ ऑल। सो पिंकेश, हम इस पॉडकास्ट की शुरुआत रखते हैं और मैं शुरू करूंगा इंडिया से ही। मतलब हम जब पहली बार इंडिया में हैं और शायद 11th 12th खत्म होने के बाद मैंने देखा है काफी सारे स्टूडेंट्स को माइग्रेट करते हुए। तो वो जो थॉट प्रोसेस है कि हाँ मुझे फॉरेन मतलब अब्रॉड में जाके पढ़ना है, वो कब कहाँ से शुरू होता है इन जनरल? और अगर होता भी है तो अब्रॉड में वाई कनाडा इन स्पेसिफिक? क्योंकि मैंने देखा है काफी ज्यादा लोग कनाडा को एज अ फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं। तो इसके ऊपर आपका क्या राय? देखिए, जो 11th और 12th के बाद जो माइग्रेट करते हैं और इवन जो बैचलर्स के बाद मास्टर्स के बाद जिनके पास जॉब्स है, कनाडा फर्स्ट प्रेफरेंस इसलिए आता है। पहला मुख्य कारण ये है उसके लिए जो कि यहाँ पे पीआर प्रोसेस है, जो परमानेंट रेसिडेंस प्रोसेस है, वो थोड़ा इजियर है कंपेयर टू अदर कंट्रीज। आई मीन अगर आप अभी की सिचुएशन देखोगे तो इट इज स्टिल हार्ड, बट कंपैरेटिवली टू अदर प्लेसेस लाइक न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, यूके, उन उनके कंपैरिजंस में यहाँ पर पीआर आपको इजीली मिल जाता है, फिलहाल के लिए। दैट फॉर द फ्यूचर इट विल चेंज।
पर आप ये चीज हमेशा ध्यान रखते हो बिकॉज एवरीवन इज लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट फ्यूचर। मतलब आप हमेशा आगे का देखते हो कि मुझे आज से 10 साल के बाद, आज से 6 साल के बाद, आज से 5 साल के बाद मुझे क्या करना है, मैं कहाँ पर होऊंगा अपनी लाइफ में, मैं कौन सा कैरियर परस्यू करने वाला हूँ या फिर मैं बिजनेस करने वाला हूँ। सो दैट ऑल कम्स इनटू पर्सपेक्टिव। और वो जब पढ़ाई के बारे में वो जब कोर्सेज देखते हैं और यहाँ की गवर्नमेंट पॉलिसीज देखते हैं जो कि अभी बहुत ही लीनियंट है जो पीआर देने के लिए लोगों को, तो वो सारे एक और एक के बाद एक के बाद एक रीजन हमेशा आते रहते हैं और उसके बेसिस पे वो हमेशा अपना डिसीजन लेते हैं। तो मेरा मानना ये है कि लोगों का फर्स्ट प्रेफरेंस कनाडा होता है बिकॉज ऑफ पीआर रीजंस एंड स्टडी पर्पसेस एज वेल। स्पेशली कंसंट्रेटेड स्टडीज में कनाडा इज रैंक टॉप हाई इन द होल वर्ल्ड। तो उसका भी एक रीजन हो सकता है कि यहाँ पे जो कंसंट्रेटेड और स्पेसिफिक स्टडीज होती है जिस सब्जेक्ट्स पे, वो बहुत डीप होती है। तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ दोज रीजंस। गुड। तो आप अगर एक बेहतर पीआर अगर इजी वे में चाहते हैं और आपको कंटेंट स्पेसिफिक अगर स्टडी के कोर्सेज आपको ढूंढने हैं तो कनाडा इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस फॉर यू, जैसे हमें अभी इंफॉर्मेशन मिला। तो पिंकेश, जब इनिशियल फेज पे हम जब अपने कोर्स को सिलेक्ट करने की बात करते हैं तो क्या इंडिया में एक बच्चा जब अपनी 11th 12th पढ़ाई कर चुका होता है या तो शायद वो अपने बैचलर्स खत्म करने के बाद जा रहा होता है, तो स्पेसिफिक वो जो कोर्स है वो उसे वहां पे मिल जाता है या कभी कभी उसे मतलब एडजस्ट होना पड़ता है कोई और टाइटल ऑफ कोर्स के साथ कनाडा में, मतलब कैसे होता है ये? उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। ये उनके एक कंसल्टेंसी का भी एक मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि उनका फॉल्ट है या फिर ऐसा ऐसा कोई भी रीजन। बट आप अगर डिसाइड कर रहे हो कि अगर आपको कनाडा आना है तो आप खुद के बेसिस पर भी रिसर्च कर सकते हो और वो बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं। यहाँ के कॉलेजेस और उनके वेबसाइट्स बहुत ही फ्रेंडली होते हैं। वो बहुत इजीली आपको अवेलेबल हो जाता है सब कुछ, आपको कोर्स मटेरियल्स, कोर्स डिस्क्रिप्शन, आउटलाइन, जबकि आपका टाइम टेबल भी क्या होगा फॉर दिस कोर्स कि कौन से वीक में मिड टर्म्स होगी एंड फाइनल वीक कब होगा। तो इट इज़ वेरी डिस्क्रिप्टिव। तो आप कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के वेबसाइट्स पर अपने कोर्सेज कर सकते हो, ढूंढ सकते हो अपने आराम से। तो दैट इज वन ऑफ दोज पॉइंट्स कि मैं ये रेकमेंड करूंगा कि अगर आप डिसाइड कर रहे हो कि मुझे सिविल इंजीनियरिंग करनी है, फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करना है या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करनी है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करनी है, तो उसके कोर्सेज डिस्क्रिप्शन आपको वो कॉलेज या यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे इजीली अवेलेबल हो जाता है। तो ये चीज होना कि आप यहाँ आके आपको कोई अलग कोर्स मिलेगा, वो बहुत रेयर केस में होता है until and unless कॉलेज इज ऑलरेडी ट्राइंग टू मेक सम चेंजेस इन द कोर्स। और वो आपको पहले से बता दिया जाता है, आपका एडमिशन होता है, ऑफर लेटर आता है, तभी आपको वो डायरेक्ट हो जाता है ईमेल आपकी तरफ कि ये इसमें ये चेंजेस होने वाला है और इसका शायद टाइटल चेंज होगा। बट टू टू कम थ्रू अ कंसल्टेंसी और वहां पे आपको कुछ और प्रॉमिस कर दिया हो कि आप ये सब्जेक्ट यहाँ पे ले लो, फिर वहां जाके आपको इजीली चेंज हो जाएगा, इट इज अ बिट ऑफ हैसल, बट इजीली हो जाता है। और ओके। अगर आपको उसके बारे में और कुछ जानना है तो आप डायरेक्टली फोन भी कर सकते हैं उनके इंटरनेशनल नंबर्स पर, जो कि आई थिंक टोल फ्री होते हैं। सो यू कैन इजीली डू दैट एज वेल। ग्रेट। तो मतलब दैट इज अ गुड ऑप्शन कि मोस्ट ऑफ द पीपल जिनको कोई भी डाउट्स है तो वो पहले से ही कनेक्ट करके क्लियर करके आ सकते हैं। और एक चीज जो पिंकेश ने हाईलाइट की यहाँ पे कि दोस्तों आपको कंसल्टेंट्स के ऊपर सेल पूरी की पूरी डिपेंडेंसी नहीं छोड़ देनी है। आप मतलब थोड़ा सा अपना खुद का रिसर्च भी कर सकते हो, आप वेबसाइट्स पे जा सकते हो। इट एज पिंकेश ने बताया कि इट्स वेरी इजी, मतलब आप वहाँ के जो यूनिवर्सिटीज है उनके वेबसाइट्स पे जाके सारे कोर्स को अगर आप अच्छे से देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि विच इज अ फेवरेबल कोर्स फॉर यू, आप किस तरीके से आगे जा सकते हो। तो पिंकेश, इन जनरल मैं आपसे ये भी पूछूंगा कि जब डिसाइड हो जाता है एक बच्चे का एक फैमिली में कि हाँ अब उसे अब्रॉड कनाडा हम भेजने के लिए रेडी है, तैयार है, बच्चा तैयार है, तो उसके बाद एक फैमिली का माहौल कैसा होता है? क्योंकि मैंने दो अलग अलग प्रकार के सिचुएशंस देखे हैं जहाँ पे कुछ लोग बहुत सपोर्टिव होते हैं और कुछ नहीं होते। तो मतलब किस तरीके का एक माहौल बनता है? यहाँ पर यहाँ के पर्सपेक्टिव से तो आप अगर देखना चाहो तो एक बार यहाँ पे आ जाते हो फिर तो आपको वो फैमिली एनवायरनमेंट, मैं ऐसा बुरी तरीके से नहीं, बट वो फैमिली एनवायरनमेंट आपको पीछे छोड़ना पड़ता है बिकॉज नाउ यू आर अ स्टूडेंट, यू आर अ वर्कर, यू आर समथिंग हु समवन हु इज परस्यूइंग द करियर। तो ऐसे सब सिचुएशन यहाँ से होते हैं। बट मैं ये बिल्कुल कनेक्ट कर सकता हूँ कि ये फैमिली सिचुएशंस बैक होम होती है कि आपने एक बार डिसाइड कर लिया और आपके वीजा अंडर प्रोसेस है फॉर एग्जांपल, या फिर आपने आईएलटीएस दे दी है, आपने फीस भर दी है। सो ऑल दोस प्रोसेसेस टेक टाइम और उस प्रोसेस में
आई वुड सजेस्ट कि अगर आपने हो और आपके फैमिली ने, जो इमीडिएट फैमिली है, जो आपके पेरेंट्स हो गए, आपके ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हो गए, अगर उनसे आपका पाथवे क्लियर है तो आई वुड सजेस्ट कि आप अपने आप को फॉलो करो और बाहर की नॉइजेस को अपने अफेक्ट मत करने दो। ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग आपको सजेशंस देंगे और वो सजेशंस को हमेशा वेलकम करना है और चूज करना है कि आपको कौन से सजेशंस को सुनना है और कौन सो को नहीं सुनना। तो Great. ये मेरा पर्सपेक्टिव रहता है हमेशा, और मैं हमेशा ये चीज, जो भी मुझे कांटेक्ट करता है मेरे फैमिलीज में, रिलेटिव्स में, मैं उनको वही चीज सजेस्ट करता हूँ कि इफ यू आर कमिटेड टू दिस देन डोंट लुक बैक एंड डू व्हाट यू वांट टू डू, बिकॉज यहाँ पे आने के बाद यू बिकम समवन बेटर, इफ गुड इफ गुड, इफ ये नॉट तो इफ बिल्कुल नॉट सही द है, सेम। लेकिन इसके बावजूद मैं कहूंगा कहीं ना कहीं पिंकेश की, क्या आपके भी किसी चाचा ताऊ मामा किसी ने आप पे कमेंट किया हो, कभी ऐसा आपने सुना हो कि अरे इसको इंडिया में एडमिशन नहीं मिल रहा है इसलिए कहीं बाहर भाग रहा है? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, सिर्फ रिलेटिव्स ने नहीं, हमारे तो दोस्तों ने भी, सबने बहुत बोला है कि कहाँ जा रहा है तू बाहर, ये और वो, बट हाँ जी, वो सब में सभी में रहता है, बहुत नॉर्मल चीज है, और इसको लाइट हार्टेड ही लेना चाहिए। मेरा ये सजेशन है। बट नहीं हाँ, बिल्कुल बहुतों सही। ने बोला था कि इट इज वन ऑफ द क्यों जा गुड रहे सजेशन जो पिंकेश ने अभी दिया है दोस्तों आपके लिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने बोलते हुए सुना, इनफैक्ट मैंने भी कभी कभी शायद किसी को बोला होगा कि आपको अगर किसी भी तरीके का ताना अगर सुनने को मिलता है तो आप उसे लाइट हार्टेडली लें, क्योंकि आपके खुद के डिसीजंस हैं, राइट? कि आपको बाहर हम्म, जाके पढ़ना है, कंटेंट स्पेसिफिक कोर्स जो आपको यहाँ नहीं मिल रही इसलिए शायद आप वहां जाके पढ़ रहे हैं, तो इट माइट बी एनी रीजंस, तो आपको या लोगों की जो बातें हैं उसे बहुत सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है अगर आप अपने करियर को लेके फोकस्ड हैं तो। हम्म, तो पिंकेश हम आगे बढ़ते हैं कि चलो ठीक है, ये बातें हो गई है, तो हम्म, अब जब डिसाइड हो गया, सब रेडी है, तो व्हाट इज द नेक्स्ट प्रोसेस? अगर मैं इंडिया में हूँ और अब मुझे, चलो मैंने तो अपने पर्सनल लेवल पे पूरा डिसीजन बना लिया है, तो अब मुझे हम्म, आगे बढ़ने के लिए करना क्या है? और मैं बोलूंगा क्योंकि मुझे पता है कि आईएलटीएस मुझे एग्जामिनेशन भी देनी पड़ती है, हम्म, तो उसको लेकर जो आपकी प्रोसेस की शुरुआत है, क्या मैं खुद हम्म, वो एग्जाम ऐसे ही जाके दे सकता हूँ या हम्म। मुझे कहीं से ट्यूशंस लेनी पड़ती है? मतलब आपकी पर्सपेक्टिव क्या है उस चीज को लेके? उसका इस चीज का पर्सपेक्टिव मैं बहुत इजी और नॉर्मल रखूंगा कि वो डिपेंड करता है कि आप कौन से, नॉट नॉट इन अ बैड वे, बट आपका बैकग्राउंड क्या है। अगर आप फॉर एग्जांपल स्टेट बोर्ड में पढ़े हो, जहाँ पे डोमिनेंट लैंग्वेज स्टेट की थी, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम दोनों गुजरात गुजरात से है, राइट? तो हम दोनों ने गुजराती एज अ सब्जेक्ट पढ़ा था, बट हम दोनों एज ए फ्रॉम लाइक फ्रॉम चाइल्डहुड वी बोथ वर इन इंग्लिश मीडियम स्कूल। तो मैनेज करना पड़ता है अगर आप गुजराती मीडियम से हो या फिर किसी और मीडियम से हो, और आप अगर उस चीज को, इंग्लिश को इतनी प्रॉपर आपका होल्ड नहीं है अभी भी, तो आई वुड सजेस्ट कि आप क्लासेस ले लीजिए, डिपेंडिंग ऑन योर स्केड्यूल। आप 2 महीने, 3 महीने का, 4 महीने का क्लासेस ले लीजिए। मैंने पर्सनली वन वन मंथ का क्लासेस लिया था और मैं एवरी वीकेंड जाता था, सो मैं वीक में 2 दिन जाता था, सो आई एक्चुअली टुक 10 to 12 क्लासेस, और उसमें मैंने बहुत सारी एग्जाम्स दी थी जस्ट टू मेक श्योर वेयर आई एम एंड व्हाट्स गोइंग ऑन। तो ये बैकग्राउंड पे भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि आपका होल्ड कितना है, एंड इफ यू आर प्रीटी कॉन्फिडेंट, तो यू कैन टेक अप द, यू कैन योरसेल्फ बुक द आईएलटीएस, और उसकी डेट्स भी आप अलग अपने आप से ले सकते हो। और आप अगर जिस कंसल्टेंसी से के थ्रू जा रहे हो, आप उनको भी बता सकते हो कि मेरी डेट्स लेनी है और मुझे हेल्प आउट कर दो, वो लोग भी बहुत इजीली आपको सेम, कुछ कमीशन होता है उन लोगों का, एडमिन फीस होगी जो भी है, उसके अलावा वो आपको बुक करके देते हैं। बट ट्राई टू मेक श्योर कि आपको सेल्फ अवेयर होना चाहिए कि आपका होल्ड कितना है उस लैंग्वेज पे। बट माई माइंडसेट वुड बी टू नो वेर यू आर, और फिर आपका गोल क्या है कि आपको कितने बैंड्स लाने हैं। आई वुड सजेस्ट कि एम फॉर द हाईएस्ट, तो आपको इजीली मिल जाता है एडमिशन। इफ यू हैव अ हायर बैंड देन इट इज वेरी इजी कि यहाँ पे आपको ओके, इजीली एडमिशन मिल जाता मतलब है। ऐसा होता बट है। इफ यू हैव अ लोअर लोअर बैंड, तो फिर वो थ्रेशोल्ड रहता है हर हर एक का, यूनिवर्सिटी और कॉलेज का, कि अगर आप वो हम्म। थ्रेशोल्ड पार नहीं करोगे तो आपको एडमिशन नहीं देंगे। या ओके, तो ये भी एक रीजन बन सकता है ना जिसके कारण शायद हाँ, आपकी वो यूनिवर्सिटी जो आप चाहते थे वो आपको नहीं मिला। या यस, वो उसका एक और रीजन हो सकता है। और सेफ साइड पर रहने के लिए आप हमेशा ट्राई बेस्ट करिए आईएलटीएस में, और आपकी प्रोसेस जो भी है, आईएलटीएस हो गई, जीआईसी रजिस्ट्रेशन हो जाएंगे, ऑफर लेटर्स हो जाएंगे, वो सारी चीजें आप फॉलो भी करिए। बट एट द सेम टाइम आई पर्सनली सजेस्ट कि आप है ना, एक यूनिवर्सिटी पर फोकस मत करिए, आप अपने ऑप्शंस खुले रखिए, एटलीस्ट 3 to 5 ऑप्शंस आपके पास होने चाहिए।
थ्री कि टू मुझे फाइव अगर यहाँ ऑप्शंस। पे ये मेरी बेस्ट कॉलेज है, अगर यहाँ पे नहीं तो यहाँ पर नहीं तो यहाँ पर। जैसे कि मैंने खुद 5 कॉलेजेस में अप्लाई किया हुआ था एंड आई गॉट द ऑफर लेटर्स फ्रॉम 4 ऑफ देम, और उसमें से फिर मैंने एक सिलेक्ट की थी। सो इट वाज अ easy for me to decide once you have 4 options in front of you rather than having one option and then if it doesn't come then you're confused. सो आप कितने भी नंबर ऑफ ऑप्शंस मतलब आप अप्लाई करके रख सकते हैं? कॉलेजेस के कुछ फीस रहते हैं उनके एप्लीकेशंस के। ओके। कुछ कॉलेजेस में फ्री रहता है, कुछ कॉलेजेस में प्रमोशनल के लिए लोग आते हैं। उसमें भी एक स्टोरी है, मैं बताऊंगा मैं फिर आपको उसके बारे में। पर अच्छा। उसके भी प्रमोशनल्स होते हैं जिसमें एप्लीकेशन फी नहीं होती। बट किसी किसी कॉलेज में बिल्कुल भी नहीं होती, किसी बहुत सारी कॉलेजेस में होती है। मेजोरिटी ऑफ द कॉलेजेस हैव अ नॉमिनल फी ऑफ $80 to $90 पर एप्लीकेशन। तो इफ यू ओके, आर मतलब फॉलोइंग दैट, बहुत ज्यादा अप्लाई करके भी रख दो ऐसा नहीं है, जो आपको लगता है नहीं कि नहीं फोर नहीं, टू फाइव नेवर। बेटर बिकॉज ऑप्शंस। कंफ्यूजन, आपको कंफ्यूजन से हटना है इसलिए तो आप ऑप्शंस रख रहे हो ना। अगर आप 10 में अप्लाई कर दोगे और आपको 9 में ऑफर लेटर मिल गया, देन बहुत यू आर कंफ्यूज हो सडनली जाओगे आप। कंफ्यूज्ड कि आपके पास 9 ऑप्शन है, अब इसमें से क्या चुनूं। लाइक इफ यू नहीं, हैव सही है, सही थ्री है। टू फाइव ऑप्शन तो उसमें से 2 से 4 में मिल जाएगा, एटलीस्ट 3 में तो मिल ही जाएगा इफ यू हैव गुड बैंड। ट्रू, फिर ट्रू उसमें इनफ। से डिसाइड करना इजी रह जाता है। बिकॉज फिर आपको वो भी देखना पड़ता है ना, आपके आस वहाँ पे कोई आपका कोई रिलेटिव रहता है, कोई फ्रेंड रहता है। देन यू कैन ऑलवेज चूज कि हाँ यहाँ पे मेरा फ्रेंड रहता है तो शायद मैं यहाँ पे जाऊंगा, मेरी हेल्प आउट हो जाएगी, रादर देन गोइंग ओह। टू अ प्लेस जहाँ पे आपको कोई नहीं जानता है। तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। कोई बात नहीं, ओके। मैं भी जहाँ पर आया था वो पूरा मैं न्यू था। नथिंग रॉन्ग इन दैट। अगर मुझे क्योंकि मुझे वो सिटी अच्छी लगी थी मेरे रिसर्च के थ्रू। तो सो ये भी एक रीजन है जिसके कारण आप मतलब अपनी यूनिवर्सिटीज को भी सिलेक्ट करते हो, मतलब एक फैमिली हेल्प या तो एक फ्रेंड का हेल्प जो ऑलरेडी वहां पे है उनका, नथिंग रॉन्ग, मतलब एक इट लोकेशन, इज जस्ट लोकेशन इज आल्सो अ या फेस। यस, लोकेशन प्लेज अ बिग पार्ट। इट्स ऑन पर्सनल चॉइस उसके बाद तो फिर, क्योंकि यहाँ पे फ्रेंड्स भी कितने सारे यहाँ पे इंडियंस कम्युनिटीज है ना, तो आपका कोई ना कोई फ्रेंड तो मिल ही जाएगा। सही है, बिल्कुल सही। नो बट दैट दैट इज रियली हेल्पफुल। मैंने देखा है कि जितने भी लोगों के ऑलरेडी कोई पहचान होती है तो इनिशियल डेज में वो जो एक हेल्प होती है ना, वो अगर हम्म बेटर मिल जाए तो आप जल्दी हम्म स्टेबल और सेट हो जाते हो। बिल्कुल वो बिल्कुल। वो ज्यादा हसल नहीं रहता जो शायद आपने किया क्योंकि आप अलग जगह पे थे जहाँ पे कोई नहीं था। उसका एग्जैक्टली। भी अलग मजा है, उसके भी अलग मजे है, वो भी होना ऑब्वियसली, चाहिए। ऑब्वियसली। क्योंकि घर पे तो तुम्हारी मम्मी तुमको सब बना के देती थी, अब तुम अरे अलग सब जाए। कुछ, सब कुछ मिलता था घर बैठे। राइट, राइट, राइट। सो अभी अभी आप कुकिंग वगैरह और सारी चीजें यू हैंडल बाय हाँ योरसेल्फ, हाँ, राइट? मेरा जॉब ही है, मैं असिस्टेंट मैनेजर हूँ ना, रेस्टोरेंट किचन असिस्टेंट मैनेजर हूँ। तो आई हेल्प आउट अ लॉट इन मैनेजिंग, और मेरा कुकिंग भी रहता है। मैं आई कुक अ लॉट, आई सुपरवाइज, आई मैनेज, आई डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो मैं घर पे भी कुकिंग करता हूँ। सो इट्स गुड, इट्स गुड, क्योंकि मुझे जहाँ तक याद है हम ऐसे थे जहाँ पे हम सब अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ पहले अपने मॉम डैड के साथ जब थे, तब हम जब रास्ते में जाते थे तब हम समोसे भी खुद नहीं बना, हम चुरा किसी और की नहीं चुरा कर नहीं, लाते थे वहां बिल्कुल से लेके। आज जब नहीं नहीं। मैं पिंकिश के मुंह से सुन रहा हूँ कि नाउ इज कुकिंग और मैं भी कर रहा हूँ, तो दैट 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 इज रियली, मतलब हम अब इंडिपेंडेंट हो गए, हम लोगों को बोल सकते हैं। राइट, ग्रेट, ग्रेट, हम्म ग्रेट। सो पिंकेश, हम इस चीज को लेकर आगे बढ़ेंगे। हम आईएलटीएस के ऊपर थे, तो आईएलटीएस में मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज है, अंडरस्टैंडिंग है, बट आप हम्म लोगों को बता सकते हैं कि कंटेंट स्पेसिफिक उसमें जो 3-4 अलग एग्जाम्स होते हैं, हम्म लिसनिंग हो गया, तो आप उसे बता हम्म। सकते हैं? थोड़ा सा मैं डिस्क्राइब करने के लिए हाँ कहूंगा, उससे ज्यादा नहीं। हाँ, बिल्कुल एग्जैक्टली, या। बिल्कुल। उसमें होता है लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग। हम्म। तो और दो टाइप के एग्जाम्स होते हैं, जितना मैं अवेयर हूँ अभी, क्योंकि मैंने बहुत टाइम पहले दिया था। बिकॉज फॉर माई PR आई गेव इट इन 2020, और उसके बाद तो मुझे आइडिया ही नहीं है, कुछ चेंजेस हुए होंगे तो। बट 4 मेन होते हैं, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग। और उसमें IELTS में दो टाइप होता है, एक जनरल होता है और एक एकेडमिक होता है। ओके। एकेडमिक होता है जो स्टूडेंट वीजा के लिए आते हैं लोग, और जनरल होता है जो डायरेक्ट PR होके आते हैं ना, जो डायरेक्टली PR उन्होंने ले लिया हो बाहर से और फिर वो एंटर कर रहे हैं कनाडा में, उनके लिए एक जनरल होता है। और एकेडमिक होता है जो स्टडीज के लिए आ रहे हैं। हम्म। तो मैंने एकेडमिक्स दिया था जब मैं इंडिया में था, और जब मैंने यहाँ पे दिया था तब मैंने जनरल दिया था, बिकॉज आई हैड टू गेट माई PR। ओह। तो वैसे दो टाइप के होते हैं, और 4 डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं उसके, और वो टेस्ट होते हैं। देर आर क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स, ऐसे राइटिंग होता है उसमें, फॉर्मल लेटर राइटिंग होता है। और स्पीकिंग में सब्जेक्ट्स होते हैं, उसमें क्वेश्चंस होते हैं। और उसके आंसर्स देने पड़ते हैं, और वो डिपेंड करता है कि आपके आंसर्स पे वो आपको जज करते हैं, कि आप आपका कैसा होल्ड है, आप कैसे बात करते हो इस स्पेसिफिक सब्जेक्ट पर।
तो 4 एस्पेक्ट्स होते हैं और वो टेस्ट आउट होता तो ये जो 4 एस्पेक्ट्स है, आप क्या कहते हैं? मतलब इनको अगर आपको अगर बेहतर तरीके से देना है और आप है। अगर किसी को अभी सजेस्ट कर रहे हो जैसे कि अगर आपने हुँ, पिंकिश की ये बातों को सुन लिया ना हुँ, तो शायद उसको अब क्लासेस में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो लिसनिंग हुँ, के लिए आप क्या सजेस्ट करोगे कि आप क्या प्रैक्टिस कर सकते हो? राइटिंग के लिए मैं आप क्या पहले प्रैक्टिस हाँ, सबसे पहले मैं सजेस्ट करूँगा कि ऑनलाइन बहुत सारे फ्री टेस्ट हैं, ओके, वो करीबन-करीबन कुछ नहीं तो 15-20 तो दे ही दो। मैंने दिए थे 15 अच्छा, ऑनलाइन में। गुड, पहला जो मैंने अटेम्प्ट दिया था यहाँ पर, जो जनरल के लिए दिया था, उससे पहले मैंने 15 दे चुका था, मैं मॉक टेस्ट दे चुका था 15। और जो मैं कंसल्टेंसी में था इंडिया में, जो मुझे हेल्प आउट कर रही थी मेरे प्रोसेस में, वो लोग क्लासेस भी ऑफर करते थे, तो मैं उनके साथ भी जॉइन था। हुँ, और हुँ, उनके वहाँ पे मैं एवरी वीकेंड एग्ज़ाम देता था। मैं कोई कुछ ना कुछ एस्पेक्ट पे, या फिर स्पीकिंग हो जाए, लिसनिंग हो जाए, राइटिंग हो जाए, रीडिंग हो जाए, किसी ना किसी एस्पेक्ट पे मैं हमेशा एग्ज़ाम देता रहता था। तो हुँ, हुँ, वो मुझे बहुत ही ईज़ी रहा और मुझे हेल्प आउट बहुत किया, बिकॉज़ वो मुझे हमेशा एक रियलिटी चेक मिलता था उससे, कि मैं कहाँ पे स्टैंड कर रहा हूँ। और मैं हमेशा सबसे हार्ड लेवल पे एग्ज़ाम देता था। क्योंकि मैं अपने प्रोफेसर्स को जाके भी बोलता था, मेरे साथ एक फ्रेंड भी था मेरा, रक्षित, वो भी मेरे साथ रहता था, और हम दोनों ट्राई करते थे कि हम हमेशा हार्डेस्ट लेवल ट्राई करें, कि जो सबसे ओके, हार्ड पेपर हो ना, वो हम देंगे। तो उससे बहुत हेल्प आउट होता है, बिकॉज़ अगर तुम बार-बार हार्ड हार्ड एग्ज़ाम दे रहे हो, तो वो जब आप एक्चुअल एग्ज़ामिनेशन में जाओगे, तो आपको सारे क्वेश्चंस ईज़ी लगेंगे। तो वो बहुत हेल्प आउट करता है। तो दैट इज़ वन ऑफ माय एस्पेक्ट्स। फेयर इनफ मतलब वो ज़्यादा प्रैक्टिस के ऊपर आ जाती है वो हुँ, बात। तो साथ ही साथ मैं कनेक्ट करते हुए पूछूँगा पिंकेश क्योंकि आपने जब थोड़ा-सा अलग जनरलाइज़ेशन में बात की थी कि जिनको शायद इंग्लिश में फ्लुएंसी जो मतलब उन्होंने अपने स्टडी टाइम से ज़्यादा अगर रखा है, तो उनके लिए उतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होगी जितनी शायद एक गुजराती माध्यम या मराठी मीडियम से आए हुए व्यक्ति को होगा। तो ऐसा एक डर होता है ना स्टार्टिंग में उन लोगों के लिए कि क्या वो उस इंग्लिश को मैच कर पाएँगे या नहीं? मतलब हुँ, क्या उनसे हो पाएगा या नहीं? क्योंकि उन्होंने शायद इंग्लिश में बहुत ज़्यादा ऐसे कभी बात की नहीं होगी। तो क्या हुँ। उन लोगों के लिए भी ये पॉसिबल है कि आप उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहोगे? कि उनको थोड़ा मोटिवेशन भी मिल जाए? अ, मैं मोटिवेशन तो नहीं दे सकता हूँ पर मैं ये चीज़ ज़रूर बोलूँगा कि इट इज़ नॉट वेरी हार्ड एज़ यू थिंक इट इज़, मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है वो, आप जितना अगर आप अपने माइंडसेट पर काम करना है, वो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। बिकॉज़ मैंने बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स रहे हैं कॉलेज में यहाँ पर, जो गुजराती मीडियम से थे, और उनके उनकी ग्रामर भी अच्छी थी, वो बोल सकते थे, उनका होल्ड अच्छा था, बिकॉज़ दे प्रैक्टिस लाइक मैंने कुछ लोगों को 6-6 महीने, 8 महीने, 1-1 साल तक वो प्रैक्टिस ही करते रहे उस चीज़ पर उन्होंने फिर निकाला आईएलटीएस एंड में। तो हुँ, वो भी आपको हेल्प आउट कर सकता है। फिर आपको डेडिकेशन ज़्यादा देनी पड़ेगी। एवरी डे यू हैव लाइक, मतलब एवरी डे, इफ पॉसिबल तो 2 से 4 घंटे पढ़िए, 6 घंटे पढ़िए। थोड़ा उसमें एफर्ट लगाइए। इट इज़ वेरी ईज़ी एंड इट इज़ वेरी जनरल एग्ज़ाम। वो आपको बहुत ज़्यादा टेस्ट नहीं करने वाला है। वो इतना जानना चाहता है कि आप उसको सुन सकते हो, क्योंकि आप एक नई कंट्री में आ रहे हो, जहाँ पे मेन लैंग्वेज इंग्लिश है। तो वो देखना चाहते हैं आपको कि आप क्या आप इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकते हो, आप किसी को सुन सकते हो, आप बात कर सकते हो, कुछ लिखना होगा, कहीं पे कुछ पढ़ना होगा, तो आप ये सारी चीज़ें ईज़िली कर सकते हो। तो वो क्वाइट मेन ऑब्वियस। एस्पेक्ट है, उस एग्ज़ाम का मेन एस्पेक्ट ये है कि आप अगर आपका कॉम्पिटेंस लेवल चेक करने के लिए, इट इज़ नॉट अ राइटिंग एग्ज़ाम, इट इज़ नॉट समथिंग दैट यू हैव टू राइट अ वेरी, वेरी गुड एसे, यू हैव टू राइट अ गुड इनफ एसे, कि बस वो खुश हो जाना चाहिए जो चेकिंग करने वाला है कि हाँ भाई इसको आती है इंग्लिश, ही कैन अंडरस्टैंड, ही कैन राइट इट, ही कैन प्रेज़ेंट हिज़ व्यूज़ बेटर। सही तो मतलब ये इट चीज़ें हैं इट उसमें। इज जस्ट अ जनरल पर्सपेक्टिव काइंड ऑफ अ टेस्ट जहाँ पे तुम बता सकते हो कि हाँ यार मैं आपके राज्य में आने के लिए कैपेबल हूँ प्लीज मुझे हुँ। ले लो राइट हाँ जी, हाँ जी। प्लीज़ तो कोई नहीं, इतना मतलब बेग तो नहीं करना पड़ता। यू आर सही पेइंग फीस, यू आर पेइंग द फीस, यू आर पेइंग टैक्सेस, यू आर डूइंग एवरीथिंग, सो यू आर नॉट बेगिंग। बेग तो नहीं करना पड़ता, बट हाँ, एक कॉम्पिटेंस लेवल प्रूव करना पड़ता है कि आई एम कॉम्पिटेंट इनफ टू बी देयर। ट्रू फेयर इनफ तो आईएलटीएस की ये जो एक छोटी सी प्रोसेस के बारे में आपको यहाँ से जितनी इन्फॉर्मेशन मिली इट्स
मैं नहीं बोलूंगा कि इट्स वेरी टफ और इट्स वेरी इजी, क्योंकि वो जिन लोगों ने लिखा है उनको ज्यादा बेहतर पता है। लेकिन हाँ, आप लोगों के लिए इतना जरूर है कि आप अगर कोशिश करोगे तो आप ये खत्म करके वहां तक पहुंच सकते हो। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। और इसमें भी आपके पास टाइमलाइंस हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको आज ही के आज एग्जाम दे देनी है। तो आपको अगर लगता है कि 10 क्लासेस आर ओके फॉर यू, तो आप 10 क्लास में भी दे सकते हो। आपको लगता है कि आप बिना क्लास में जाते हुए भी कर सकते हो, तो इवन दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। और जैसे उन्होंने बताया कि 6-8 महीने भी लगते हैं कभी कभी, तो उसके बाद भी पीपल मेक इट, तो इवन दैट इज पॉसिबल। तो ये मुझे नहीं पता था, मुझे लगता था कि हर किसी के लिए कंपलसरी था क्लासेस। पिंकेश से बात हुई तो पता चला कि मतलब आप बिना क्लासेस के भी जा सकते हो, अगर आप केपेबल, आप खुद को केपेबल मान सकते हो तो। सो पिंकेश, नाउ आईएलटीएस इज ऑल्सो डन, मतलब आईएलटीएस हो गए, आपने एग्जाम्स दे दी। आपको कितने टाइम में वैसे इसके रिजल्ट्स मिलते हैं नॉर्मली? आपको कब मिले थे? यू हैव एनी आइडिया? आईएलटीएस के रिजल्ट्स हाँ, आईएलटीएस के रिजल्ट्स। आईएलटीएस के रिजल्ट्स मैं जब था वहां पर, एंड वेरी रिसेंटली आई आई आल्सो फाउंड आउट 13 to 14 डेज लगते हैं। 13 to 13 to 14 14 डेज में डेज यू गेट योर मतलब रिजल्ट्स 1 महीने से ऑनलाइन। ज्यादा तो नहीं लगता होगा, आई गेस। नहीं, ऑनलाइन रिजल्ट्स आपको मिल जाते हैं जो आप डाउनलोड कर सकते हो कॉपी, और हार्ड कॉपी आने में आई गेस 21 डेज लगते हैं। ओके, मैंने जितना सो लास्ट टाइम चेक किया था, पर उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं क्योंकि गवर्नमेंट काउंसलिंग होती है ना, तो वो गवर्नमेंट भी रेगुलेट करती है उसको। तो अच्छा, ओके। तो अब जब आपके पास आईएलटीएस के रिजल्ट्स आ गए हैं, तब तक हम्म, आपने शायद अपने जो कोर्सेज थे वो तो आपने ऑलरेडी चूज कर लिए, राइट? हाँ, हाँ, हाँ ओके। जी, हाँ जी। आप इसका प्रोसेस, जैसे कि आपने एक बार डिसीजन ले लिया कि आई हैव टू गो टू कनाडा, आई वांट टू गो टू कनाडा, आई नीड टू गो टू कनाडा, जो भी आपका रीजन रहेगा, एक बार आपने डिसाइड कर लिया, उसके बाद ये सारी प्रोसेस चालू होती है कि आईएलटीएस दे दिया, चलो आईएलटीएस क्लियर हो गया, फिर जो कोर्सेज है उसके लिए ऑफर लेटर्स में अप्लाई कर दिया आपके आईएलटीएस के साथ, रिजल्ट्स के साथ, और ऑफर लेटर्स भी आ गए। फॉर एग्जांपल, आपके पास आईएलटीएस आ गया, आपके पास ऑफर लेटर आ गया, फिर आपका जीआईसी का अकाउंट होता है कि यहाँ पर जो जीआईसी होता है फंडिंग, वो उसका एक अकाउंट सेटअप होता है, तो वो हम्म। कंसल्टेंसी आपको इजीली हेल्प आउट कर देगी उसमें भी। तो वो आप सेटअप कर लो, तो आपके पास 3 हो गए। फिर आपका एक वीजा एप्लीकेशन होता है, तो वीजा एप्लीकेशन डाल दो, और कुछ ना कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स इसमें रहेंगे जो वैसे बहुत ही ज्यादा प्रोफाइल स्पेसिफिक होते हैं, कि डिपेंड करता है कि अगर आप 12th के बाद जा रहे हो तो आपको इतने ज्यादा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए, बट अगर आप ग्रेजुएशन के बाद जा रहे हो तो आपको अच्छा। सारे जो आपकी ट्रांसक्रिप्ट्स है वो सारी आपको करवानी पड़ेगी, और उसके लिए आपको कंसल्टेंसी हेल्प आउट करवाएगी। वेस्ट करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जो चेकआउट करती है सारे के सारे कि आप लीगल थे, कौन सी कॉलेज में थे, आपके लीगल डॉक्यूमेंट्स है। तो और मास्टर्स के लिए सेम थिंग, कि वो आपके मास्टर्स को चेक करेगी, बैचलर्स को चेक करेगी, 12th को आपने जहाँ से हाई स्कूल कंप्लीट किया वो सर आपको चेक करेगी। तो दिस आर ऑल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, बट वो प्रोफाइल स्पेसिफिक हो गए। तो जिसकी जिसकी और इन्फॉर्मेशन मैं दे सकता हूँ अगर चाहे तो, बट ऐसे जनरल टॉपिक में नहीं, रखने के लिए। और आई फिर वुड रियली एंड। रिक्वायर दैट। आप अगर कभी हम जब नेक्स्ट जब बात करेंगे तो आप अगर थोड़े स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स अगर बताओगे, तो क्या बहुत सारे हाँ, लोग ना डॉक्यूमेंट्स को लेके बहुत ईज रहते हैं, मतलब वो लोग को ऐसा लगता है कि इनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती है, जबकि उसकी एक्चुअली में बहुत होती है, तो उसे हाँ, संभाल के हाँ, रखना बहुत हाँ, हाँ, इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, हाँ जी। और इस एक और चीज उसमें एक लेटर होता है, लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन होता है, या फिर आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली विच लेटर, बट आई विल फाइंड इट आउट। वो लेटर भी आपको राइट अप करना पड़ता है, जो आपको कंसल्टेंसी इजीली आपको हेल्प आउट कर देती है वो लेटर्स में। इज इट काइंड ऑफ अ स्टेटमेंट दैट ऑफ इज, पर्पस, काइंड ऑफ अ लेटर, हाँ, एसओपी हाँ, जैसे? हाँ, पर्पस ऑफ विजिट, जैसे कि विजिट करने एग्जैक्टली, जाते किसी ओके कंट्री ओके में, तो ओके। पर्पस ऑफ विजिट करके एक लेटर होता है। और सेम चीज आपको कंसल्टेंसी बहुत इजीली हेल्प आउट कर देती है, बट आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आप लेजिटिमेट कंसल्टेंसी के पास जाओ, जिसका एक मार्केट में नाम हो, जिसके बारे में लोगों ने सुना हो। ओह। बिकॉज यहाँ पे अभी रिसेंटली इलीगल डॉक्यूमेंट्स की वजह से स्टूडेंट्स को डिपोर्ट किया था, बहुत सारे स्टूडेंट्स को। तो हाँ वो हाँ। उससे भी बचना है आपको। तो यू हैव टू गो टू अ रेप्यूटेड, जहाँ से आपको किसी ने सुना हो, आपके आपने किसी के बारे में सुना हो, जिसका प्रेजेंस हो मार्केट में, जिसका नाम हो, जिसके रेप्यूटेड रिव्यूज हो। आप रिव्यूज चेकआउट कर सकते हो उनके बारे में, और उनके स्पेसिफिक लोकेशंस पर जाके आप उनसे बात कर सकते हो कि मुझे चेकआउट करना है कि लेजिटिमेट है या नहीं, तो वो लोग आपको बताएंगे, उनके सर्टिफिकेशंस है, उनके अकॉम्प्लिशमेंट्स है सारे के सारे। तो यू हैव टू गो थ्रू अ प्रॉपर चैनल टू फाइंड आउट विच कंसल्टेंसी टू गो थ्रू। और आपको एक बार मिल गई वो कंसल्टेंसी, वो आपको सारी चीजों में हेल्प आउट कर देगी, फ्रॉम फ्रॉम द स्टार्ट टू द एंड, आपका जब तक वीजा नहीं आ जाता तब तक। तो पर आपको अच्छी कंसल्टेंसी लेनी पड़ती है, इज व्हाट आई मेंट। ओके।
तो दोस्तों ये बहुत थोड़ी सी इंफॉर्मेटिव चीज बताइए पिंकेश ने यहाँ पे कि आपकी कंसल्टेंसी भी बहुत लेजिटिमेट होनी चाहिए, तो इसके लिए आपको जो भी प्रक्रियाएं करनी है वो आप प्लीज करिए, वरना आपके साथ इस क्षेत्र में भी स्कैम हो सकता है, राइट? हम्म। और स्कैम ऐसा हो सकता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स यहाँ के पता चलेंगे इलीगल है, जैसे कि उन्होंने एक, मैंने आपको पहले बताया कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती है, वेस्ट करके ऑर्गेनाइजेशन है, वो हम्म। चेकआउट करती है आपके डॉक्यूमेंट्स। बट कितनी बार फाइंड आउट नहीं हो पाते, वो लोग को लगता है लेजिटिमेट है, फिर यहाँ के पता चलता है कि जिस कंसल्टेंसी के थ्रू आए हो वो इलीगल थी, या फिर वो बदनाम थी, या इंडिया में बोलते हैं वो कि वो इलीगल डॉक्यूमेंट्स पहले सबमिट कर चुकी है, तो वो फिर ओके। थॉरोली गो थ्रू करते हैं आपके सारे डॉक्यूमेंट्स के। तो यू वांट टू मेक श्योर कि आप प्रॉपर कंसल्टेंसी के थ्रू जाए जिसका रेपुटेशन हो, तो आपको बहुत बेनिफिट करेगा वो, क्योंकि आपको अच्छी जगह जगह पे आपको डायरेक्ट भी कर सकती है कि आपने बोला कि ये कोर्स है मेरे लिए, फॉर एग्जांपल सिविल इंजीनियरिंग का, ये मेरे पास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कोर्स है, तो वो आपको सजेस्ट कर पाएगी कि ये एक दूसरी कॉलेज भी है जहाँ पर हमारे स्टूडेंट्स गए हैं पहले, तो आप वो भी चेकआउट कर लो, तो वो आपको डायरेक्ट कर सकते हैं। वो लोग तो कांटेक्ट भी करवा के देते हाँ, होंगे मतलब शायद हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वो कंसल्टेंसी जो रेप्यूटेड होती है ना, वो खुद के स्टूडेंट से भी कांटेक्ट करवाती है। जैसे कि मैं जिस कंसल्टेंसी के थ्रू आया था, वहां पे पहले 1.5 ईयर तक मैंने भी बहुत लोगों को हेल्प आउट किया था जो मेरे कॉलेज के एरिया में आए थे। मैंने उनको थोड़ा हेल्प आउट करके दिया था, ऐसा एज इन आई कुडंट हेल्प देम आउट एज मच एज नाउ आई कैन, जितना मैं अभी कर सकता हूँ उतना नहीं कर पाया था, पर मैंने ऑब्वियसली इनिशियली अभी में तुम्हारे थोड़ा पास हेल्प आउट क्लियर किया है, था तुम्हें कुछ चिंता लोगों को। नहीं। हाँ। राइट। तो इट्स अ वेरी इंफॉर्मेटिव थिंग जो अभी आपने बताया, क्योंकि इसमें अगर गलती से भी कोई अगर फंस जाता है तो उस बेचारे स्टूडेंट का मतलब बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है, पैसे हम्म। भी शायद वेस्ट हो सकता है कहीं ना रिसोर्सेस कहीं। कितने सारे वेस्ट हो जाते एग्जैक्टली exactly. तो प्लीज ऐसी गलत चीज में नहीं फंसिएगा। तो आप जिस कंसल्टेंसी के थ्रू जा रही है, प्लीज चेक हैं। इट्स लेजिटिमेट और नॉट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट जैसे अभी पिंकेश ने बताया है। सो हम्म। वंस यू गो थ्रू दीज थिंग्स, और अब जब एंड एक फेज आ जाता है जहां पे आप अपनी यूनिवर्सिटी भी चूज कर चुके हो, सब रेडी है, तो अब बारी आ जाती है कि फीस पेमेंट की। इज इट लाइक कि आपको फीस ऑलरेडी पे करना पड़ता है, या आप वहां जाके पे कर सकते हो, वो कैसा रहता है? और इट डिपेंड्स ऑन um, यूनिवर्सिटीज। नहीं नहीं, इट इज़ वेरी स्टैंडर्ड कि पहले फर्स्ट ईयर की, अभी जो रूल आया था मैंने रिसेंटली जो फॉलो किया था, उसमें वो रूल में ऐसा है कि फर्स्ट ईयर की फीस आपको प्री पे करनी पड़ती है, जैसे कि वीजा प्रोसेस से पहले, ओके। बिफोर इवन अप्लाइंग फॉर अ वीजा आपको पहले सारे सो अगर फीस भर गलती से देनी है, भी वीजा। जीआईसी डॉक्यूमेंट आ जाने चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो वो दोनों डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, और फर्स्ट ईयर की फीस आपकी प्री पे होती है, जो आपको इंडिया से पे करनी पड़ती है, जहाँ यहाँ पे आके आप पे नहीं कर सकते, एज फार एज आई नो। कुछ यूनिवर्सिटीज में हो सकता है, जो मुझे मालूम नहीं है, तो वो आपको कंसल्टेंसी ज्यादा डायरेक्ट कर पाएगी। मैं ओके। आपको एक जनरल आइडिया दे सकता हूँ सो कि मोस्ट ऑफ द टाइम फर्स्ट इट्स लाइक यू फर्स्ट हैव ईयर टू का, पे योर फर्स्ट हाँ सेमेस्टर या फर्स्ट ईयर का हाँ, फीस। फर्स्ट नहीं नहीं, फर्स्ट ईयर फर्स्ट ईयर। ओके। फर्स्ट ईयर का फीस और जीआईसी, वो तो स्टैंडर्ड ही होती है सभी के लिए। जीआईसी मतलब कितना रहता है वो? मतलब आपके अकाउंट में कुछ इतना दिखना चाहिए, ऐसा कुछ है, जीआईसी, राइट? हाँ वो जीआईसी $10,000, 10 या $11,000 का होता है, जो आपका आपके अकाउंट में रहता है 1 साल के लिए, और वो दैट आपको इज टू एवरी शो योर मंथली पर्सनल पे। एक्सपेंस एंड ऑल, आप मैनेज कर हाँ हाँ सकते हो। हाँ, $10,000 to $11,000 होता है, और वो आपको मंथली आपके अकाउंट में कुछ ना कुछ उसका आता रहता है 1 साल तक। अच्छा। तो इट्स अराउंड $700 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो $700 के आसपास एवरी मंथ आपके अकाउंट में उतना आता रहता है। इट इज ओ, लाइक अ मोर लाइक अ सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉर यू। समझ गया समझ गया। सो वो आपको मतलब बाइफरगेट कर करके एवरी मंथ आपको मिलता रहता है। हाँ हाँ जी, हाँ जी। करेक्ट करेक्ट। सो फीस वाली पेमेंट पे आपने अभी बताया कि फीस पे हो जाता है और उसके बाद आप वीजा की भी प्रोसेस रखते हो, तो भाई एनी हम्म, चांस ऐसा हो सकता है कि भाई वीजा एक्सेप्ट नहीं हुआ, या अगर हम्म। प्लान चेंज हो गया तो ये पैसे रिफंड होते हैं, या ऐसा कुछ? हाँ हाँ, बिल्कुल हो जाते हैं। उसमें एक एडमिन फीस डिडक्ट होती है, जितना मुझे आइडिया है, अच्छा। एडमिन फीस डिडक्ट होती है जीआईसी में भी और फीस में भी, पर रिफंड हो जाती है इफ चेंजेस ऑफ प्लान। पर अगर आपकी अच्छी कंसल्टेंसी हुई तो वो लोग आपको अच्छे से डायरेक्ट कर सकते हैं ये सब चीज़ों में। और अगर आपकी कुछ, इफ यू आर टिप्सी ऑन द कंसल्टेंसी, तो फिर कुछ ना कुछ तो फंस सकता है, ऐसा लफड़ा हो सकता है कहीं पे भी। वहां पे भी कंसल्टेंसी एक वाइटल हाँ रोल प्ले करती हाँ, है। वाइटल होती है। फ्रॉम हियर आई एम प्रिटी श्योर द प्रोसेस इज स्टैंडर्डाइज्ड कि
आपको अगर रिफंड चाहिए तो वो एक पीरियड होता है, वो सेमेस्टर स्टार्ट होने के कुछ टाइम के बाद का पीरियड होता है, उससे पहले आपको अप्लाई करना रहता है, बिकॉज इट इज नॉट अ गुड थिंग कि यू आर हाफ वे इन द सेमेस्टर और फिर आपको वहां से रिफंड लेना है। तो इट डजंट मेक सेंस, बट एग्जैक्टली तो यू हैव एग्जैक्टली। टू बी, इफ यू आर कमिंग, इसीलिए मैंने बताया कि अगर आप एक बार डिसाइड कर लो, उसके बाद ये सारी फॉलो अप प्रोसेस होती है। बट हाँ, पर्सनल रीजंस की वजह से बैकआउट करना पड़े तो एडमिन फीस डिडक्ट होती है और उसके बाद रिफंड मिल जाता है। प्रीटी तो स्टैंडर्डाइज, पर ये सारे पॉइंटर्स आपको जब ऑफर लेटर मिलता है ना, जैसे कि हम्म। आपने फीस सबमिट करी, उसके हम्म। बाद आपको जो एक और ईमेल आता है कंफर्मेशन का, उसके अंदर सारा ये सब कुछ लिखा हुआ होता है। उसके अंदर अच्छा। सारा डिस्क्रिप्टिव दिया होता है जो आपके पास होना चाहिए, जो आपके कंसल्टेंसी के पास होगा आपकी फाइल में, वो आप फाइल एक्सेस कर सकते हो और वो फाइल आपको मिल जाएगी आराम से। तो ओके। वो फाइल में आपको पूरा डिस्क्रिप्टिव कॉन्टेक्स्ट होता है। गुड। सो अब जैसे पिंकेश, ये सारी प्रोसेस खत्म हो चुकी है, एवरीथिंग इज डन। आप जब वीजा के लिए अप्लाई करते हो और वहां से मतलब वीजा मिलने का कोई स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन होता है? और अगर मिल भी गया या नहीं मिला, अगर नहीं मिलता है तो हम्म, व्हाट माइट बी सम रीजंस बिकॉज ऑफ विच आपके हम्म। वीजास रिजेक्ट हो सकते हैं? पहला रीजन जो मैं सोच सकता हूँ जिसकी वजह से वीजा रिजेक्ट होता है, वो इनसफिशिएंट डॉक्यूमेंट्स। एक मैं ओके। ये एक रीजन दे सकता हूँ जिसमें ऑफिसर्स हेल्प आउट करते हैं, वो रीच आउट करते हैं आपको, जैसे कि उनके पास अगर कोई, उनको लग रहा है कि ये डॉक्यूमेंट इनसफिशिएंट है या फिर कुछ मिसिंग है इस फाइल में, तो वो रीच आउट करते हैं। बट बेटर टू बी प्रिपेयर्ड फॉर बिफोर हैंड ना, पहले से प्रिपेयर करके रखो तो इजी रहेगा कि आप सारे डॉक्यूमेंट्स एक साथ सबमिट करो और सारे लेजिटिमेट डॉक्यूमेंट सबमिट करो। और मतलब दूसरा एक रीजन फर्स्ट हो एंड सकता है फॉरमोस्ट आईएलटीएस। टाइम जब आप कर रहे हो तो पूरा का पूरा अच्छे से देख के ही करो। हाँ, so you pack it up, file it and then you submit it. It's like that, it's a general thing. तो अगर आपके पास सारा ही अच्छा, आपका आईएलटीएस में बैंड अच्छा है, आपका एडमिशन मिल गया, आपका जीआईसी अच्छा है, आपका फीस लेटर्स ट्रांसक्रिप्ट वगैरह सब अच्छा है उनके लिए, तो इट इज अ गुड, मतलब देयर इज अ लेस रिजेक्शन ऑफ लेस चांस ऑफ रिजेक्शन। ओके। पर रीजन रीजन बहुत सारे हो सकते हैं, लोगों के रिजेक्ट हो जाते हैं। इट इज आई वुड से प्योर लक, लकी रहता है उसमें। इट इज नॉट समथिंग, वो लकी ड्रॉ की जैसा है, और रिजेक्शन हो गया तो वापस अप्लाई कर लो। अच्छा, कितनी बार आप ऐसे अप्लाई कर सकते हो? इज देयर एनी लाइक हाँ, लिमिट्स? एज फार एज आई नो देर इज नॉट, बट व्हाई वुड यू वांट टू डू इट, लाइक अगर आपका 3 बार रिजेक्शन आ गया तो क्यों ट्राई कर रहे हो? मतलब अगर आपको जाना ही है बाहर, फॉर एग्जाम्पल कनाडा जाना ही है, तो फिर तो करते ही रहो, फिर तब तक करते रहोगे फिर। मतलब ऐसा तीन बार, है। 3 बार से आपका कहने का मतलब ये हाँ, था कि अब तो इज्जत नहीं पे बात आ अगर गई है तो आना ही है तो फिर करते रहो ऐसा। नहीं नहीं, नो बिल्कुल स्पेसिफिक सही, बिल्कुल रीजंस। सही। सो दीज माइट बी सम रीजंस, और वहां पे भी वीजा, दिस आईएलटीएस के स्कोर, कंसल्टेंसी, ऑल ये सब बहुत मैटर करता है। तो आईएलटीएस हम्म, जब आपने अभी बोला ना, तो मेरा वापस से एक सवाल आया था आईएलटीएस पे ही, हम्म, कि आपके हिसाब से लाइक देयर वुड बी सम स्टूडेंट्स नो जो मतलब सोचते होंगे कि उनका 6 बैंड स्कोर हुआ है, तो चलो हम्म, अभी ये एक साल और जाने देते हैं, या तो ये एक सेम और स्किप कर लेते हैं, हम नेक्स्ट वाले में और बेटर दे के जाएंगे। तो ये जो एक मेंटालिटी है, वो मैंने हम्म, देखा है कि जब हम यहाँ पे, आपने इंडिया में भी देखा होगा, आईआईटीज में जब आपको सिलेक्शन की जरूरत होती है, आप अपने हम्म, स्कोर से खुश नहीं हो और आप ड्रॉप लेते हो। तो हम्म, इन चीजों पे आपकी क्या राय है? मतलब इज इट रियली वर्थ कि आप मतलब एक पूरा और 6 महीना वेस्ट कर दो और फिर आप अगले हम्म। सेम से ज्वाइन करने की कोशिश करो विद अ बेटर बैंड? लाइक, डज दैट रियली मेक वेरी मच सेंस? पर्सनली अगर आपके 6 बैंड्स आ रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, हम्म। तो आई वुड पर्सनली सजेस्ट टू गिव अनदर एग्जाम इन द नेक्स्ट 1 मंथ। एक मंथ में ट्राई करके एग्जाम दे दो, आप 6.57 अचीव कर सकते हो, बिकॉज इफ यू आर अचीविंग 6 तो आप इम्प्रूव कर सकते हो। अगर मैंने बहुत केसेस देखे जो 4 बैंड, 4.5, 5 बैंड्स पर रुके ही हुए हैं, मतलब हम्म। 1 साल से लगे पर वो 5 बैंड से ऊपर ला ही नहीं पा रहे। सो यू गेट द पॉइंट, लाइक अगर आप 5 बैंड्स के ऊपर जा ही नहीं पा रहे हो, तो यू नीड टू वर्क ऑन समथिंग टू गेट टू ब्रीच दैट थ्रेशोल्ड। तो उसको ब्रीच करने के लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, बट इट कम्स बैक, मतलब इट कम्स बैक टू द सेम डिसीजन कि अगर आपको जाना है तो आप कितनी मेहनत करोगे। बात रही डिफर करने की प्रोग्राम की, तो एक पॉइंट मैं ये ऐड करना चाहूंगा कि बहुत बहुत बार जैसे कि वीजा वीजा को आने में टाइम लग गया, तो यहाँ की कॉलेजेस आपको डिफर करके देगी, जैसे कि आपका सितंबर का सेमेस्टर वो जनवरी तक
जनवरी में पुश कर देगी कि वही इनटेक अगर आपका जनवरी में है तो दैट कोर्स विल स्टार्ट इन जनवरी। अच्छा। बट सेम थिंग अगेन, कंसल्टेंसी अच्छी होगी तो वो आपको हेल्प आउट कर देगी ये सारी चीज़ों में। गुड। कि आपका डिफर हो गया प्रोग्राम, अगर आपका वीज़ा लेट आया, जैसे कि मेरा 1 वीक थोड़ा लेट हो गया था, बट 1 वीक इज नॉट दैट बिग ऑफ अ डील, तो मैं पहुंच गया था जल्दी और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो गया था जल्दी आकर। तो इट इज नॉट अ बैड थिंग, बट आई वुड सजेस्ट कि रीच आउट टू योर मैक्सिमम, लाइक 6.5 7 बैंड्स तो लेकर ही आओ। तो आपको कोई कोई फिर दिक्कत नहीं होगी वीजा में, एंड दैट देर इज इज नो। पॉसिबल आपके तजुर्बे से, मतलब 6.57 इज समथिंग विच इज पॉसिबल, राइट? Yeah, 6.57 is, I would like, it was possible for me and for people around me. बट हाँ, कुछ किसी के लिए हार्ड होता है। वर्क करते रहो, उस पे कंसिस्टेंट वर्क करते रहो, और हमेशा एक रियलिटी चेक रखो, हमेशा एक रियलिटी मॉक टेस्ट लेते ही रहो कि आप कहाँ पर हो। कुछ इम्प्रूव करना है तो आप वो पिन पॉइंट कर सकते हो कि आपको कहाँ इम्प्रूव कर सकते हो। वो हम्म। मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ पढ़ाई करते ही रहो, करते ही रहो, करते ही रहो, और उसका कोई रिजल्ट या फिर एग्जामिनेशन नहीं मिल रहा, तो फिर इट्स नॉट वर्थ इट ना। तो आप हमेशा काम कर सकते हो। और ऑलवेज हम यहाँ पे भी, अगर आप रीच आउट करना चाहो तो मुझे यहाँ पर कुछ पता है, कुछ लोग जो हेल्प आउट करवाते हैं, जो पर्सनल कोचिंग भी करवाते हैं। चार्जेस होते हैं उनके भी, बट दे हेल्प आउट, सो वी कैन गेट दोज थिंग्स डन एज वेल। तो वो एक वैल्यू भी ऐड कर सकते हैं उस तरीके से। और वो इंडिया में ही बॉर्न एंड ब्रॉट अप थे, तो उस लैंग्वेज बैरियर भी नहीं रहेगा। तो ग्रेट दिस ग्रेट वी ग्रेट, कैन सो दैट ऑलवेज वुड बी हेल्प अ आउट रियली एज गुड वेल। हेल्प। सो दैट काइंड ऑफ हेल्प पिंकेश, अगर आपके थ्रू अगर कुछ लोगों को मिलता है इस पॉडकास्ट को हाँ देखने के जी, बाद, दैट वुड बी हाँ रियली जी, हाँ गुड। जी, बिल्कुल। बिल्कुल, आप ग्रेट। रीच आउट करिए हमारे ब्रिजमैन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। तो वहां पर हम आपको बिल्कुल वो कुछ ना कुछ हम हेल्प आउट कर ही सकते हैं, जितना कर सकते हैं हम करेंगे। उसकी बिल्कुल, सो दैट इज वेरी बिल्कुल मच उसकी फीस। पॉसिबल, क्योंकि मुझे लगता है हाँ। पिंकेश ही इज देयर इन कनाडा फ्रॉम ऑलमोस्ट 6 इयर्स, एंड उनका पीआर आ चुका है। ऐसे काफी सारे लोग हैं जो वहां पे हम्म, हैं, जो पहचान में भी है। सो इन केस इफ यू नीड एनी काइंड ऑफ अ हेल्प, आप अगर कनाडा जा रहे हो, आपको अगर किसी तरीके की हेल्प चाहिए, तो हम आपकी कहीं ना कहीं किसी तरीके से तो मदद कर पाएंगे। तो हम्म, आप कनेक्ट कर सकते हैं हमारे सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के साथ, ऑब्वियसली। तो इसी के साथ साथ पिंकेश, हम वापस उस चीज पे आ जाएंगे जहां पे हमने छोड़ा था। मैं आईएलटीएस के ऊपर ये एक लास्ट चीज पूछूंगा, मतलब अगर मुझे हाँ जी। 4.5 या 5 बैंड मिलता है, तो मतलब हम्म। कहीं ना कहीं तो मैं अलाउड ही नहीं होऊंगा ना कनाडा एंटर करने के लिए 4.5 5 बैंड से? अलाउड इन द सेंस कि आपको कंसल्टेंसी आपको सजेस्ट नहीं करेगी, क्योंकि रिजेक्शन चांस आपका इतना ज्यादा हाई है। बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। बहुत ज्यादा हाई चांस है आपका रिजेक्शन का, तो इट इज नॉट वर्थ इट ना। वो आप एप्लीकेशन फीस दे रहे हो, फिर डिफर करोगे तो और उसमें फीस भरनी पड़ेगी, एडमिन फीस का चार्जेस एग्जैक्टली रहेगा, एवरी टाइम एग्जैक्टली। आप वीजा अप्लाई कर रहे हो तो आपको चार्जेस भरने पड़ रहे हैं। तो व्हाई गो डाउन दैट रोड ना, व्हाई 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 शुड यू। तो उससे अच्छा कि आप प्रिपेयर करके रखो, गिव योर बेस्ट शॉट, गिव वन शॉट, गिव अ बेस्ट शॉट। ट्रू इनफ। सो हाँ। नाउ एवरीथिंग इज डन पिंकेश, सो अभी आईएलटीएस हो गया, हाँ, क्लियर हो गया। अब इतनी पढ़ाई हो गई है, तुम ही कनाडा, तुम ही आ जाओ यहाँ एलटीएस देके, इतनी इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन लेकर। अरे भाई, तुम लोगों को उधर भेजा ही इसलिए ताकि तुम वहां पे हाँ, जाके सेट हो भेजा है, जाओ सब अच्छा, अच्छा, एकदम। अच्छा। तुम बिजनेस बना लो, तुम पैसे बना लो, हाँ, फिर हाँ, हम सिर्फ वहां पे हमको आके सीधा भेजा है। रहने, मतलब हमें वो हेल्प हम्म। मिल जाए ना तुमसे। नहीं, नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल बढ़िया है। सही बात। नहीं, लेकिन अच्छी बात तो ये है कि मैं शुरुआत से ही कहना चाहता था कि तुम भले ही कनाडा में बैठे हुए हो, हाँ, हाँ। लेकिन तुमने जो इंडिया की टी शर्ट पहन रखी है, हम्म। हैट्स ऑफ अगेन, क्योंकि बहुत सारे लोग उसके प्रति बहुत थोड़ा प्रेम कम करते जाते हैं, बट आई डोंट नो फॉर व्हाट पर्पस, बट आपने इंडिया की टी शर्ट पहन रखी है, मुझे बहुत अच्छा लगा। नहीं, नहीं, बिल्कुल, थैंक यू सो मच। तुम भी तो कैनेडियन बन रहे हो, देख लो। खुद ही स्ट्राइप्स रेड एंड व्हाइट। लेकिन मेरा तो नहीं, प्लान नहीं, था भाई, बिल्कुल। मैंने तो जानबूझ के किया कि मैं थोड़ा कनाडा के प्रति मैं दिखा देता हूँ, तो मैंने देखा कि कनाडा के नहीं, कलर्स नहीं, रेड एंड मैंने व्हाइट होते, तो मैंने मैच करने की कोशिश की। हाँ, मैंने ये इसलिए पहनी थी बिकॉज दिल तो हिंदुस्तानी, ये दिल ही डायलॉग कैनेडियन। बहुत दिल अच्छा से। लगा। दिल हाँ, तो दिल से हिंदुस्तानी है तो। दोस्तों, आप भले जहां पे भी जाओ, आपके हाँ, पासपोर्ट भले चेंज हो जाए, लेकिन आपकी हाँ। मातृभाषा नहीं चेंज इंडियन हो को सकती। कनाडा से निकाल सकते हो, पर इंडियन को कैसे निकालोगे? अरे रे 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 तालियां इस बात पे। सो पिंकेश, हम इस एपिसोड को बस कुछ और चीजों के साथ हम यहाँ पे वाइंड अप हाँ, हाँ, करेंगे। बिल्कुल, और ये है बिल्कुल। कि अब ऑलमोस्ट एक प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो चुका है, कुछ चीजें सब एवरीथिंग इज सेट। नाउ अब मुझे वहां पे जाना है, राइट? अभी मेरे जो इनटेक्स होते हैं, आप बता सकते हैं कि इनटेक्स कौन से टाइम पे होते हैं, कौन से टाइम हाँ, फ्रेम्स पे होते हैं नॉर्मली? हाँ, इंटेक्स रहते हैं। तीन टाइप के तीन इंटेक्स रहते हैं पूरे ईयर में। एक अच्छा। जनवरी में होता है, एक मई में होता है, और एक सितंबर में होता है।
सितंबर इज अ वेरी हैवी इनटेक। वहाँ पे मोस्ट ऑफ द कोर्सेज वो टाइम पर चालू होते हैं। हम्म। जनवरी इज अनदर इनटेक दैट वर्क्स आउट, जो विंटर सेमेस्टर कहते हैं। और एक समर सेमेस्टर होता है जो मई में कोर्सेज होते हैं, जहाँ पे आई एम प्रिटी श्योर इतने ज्यादा कोर्सेज नहीं होते। ओके। तो बट वो या भी डिपेंड 3 करता है ना, मतलब कोर्सेज, कोर्सेज के 3 ऊपर, और इनटेक्स। फिर हाँ जी, हमारी भी इंटेंशन कि हाँ हमें कब जाना है। हाँ जी, हाँ जी। सो हाँ, वो चलो डिपेंड ठीक है, करता है अब ना आपका इनटेक। टाइमिंग क्या है। हाँ हाँ, आप कुछ बोल रहे थे। हाँ, मैं ये बोल रहा था कि आपका डिपेंड करता है ना आपका खुद का टाइमिंग क्या है उस चीज के लिए, कि आपके कौन से इनटेक है और आपका कोर्स एग्जैक्टली क्या है। एग्जैक्टली आपका एग्जैक्टली, तो टाइमिंग वो है, आप सारी अगर आप जनवरी। हाँ, सराउंडिंग सिचुएशन सारी मैच होनी भी हाँ, चाहिए। हाँ। तो चलो ठीक है, अब वो भी क्लियर हो गया, एवरीथिंग इज डन। चलो अब शायद आपने यूनिवर्सिटी को भेज भी दिया है कि हम्म, आपको कौन सी यूनिवर्सिटी आपने एक्सेप्ट कर लिया, एवरीथिंग इज डन, आपके डेट्स भी आ चुके हैं। तो अब बस जाने की देरी है। तो अब वो जो हम्म, जाने वाला जो पीरियड होता है, तब आपकी एक लिस्ट हम्म, बनती होगी ना कि अब मुझे हम्म, वहां जाने से पहले ये चीजें, ये चीजों को हम्म। क्लियर करके रखना है, ताकि वहां जाके मेरे लिए सब इजी हो जाए। तो आप वो ऑलरेडी कर चुके हो, तो आप बता सकते हो कि क्या चीजों को आपको बिल्कुल ही नहीं भूलना है। देखो, मैंने यहाँ पे थोड़े पॉइंट्स बना के रखे थे। गिव मी 1 मिनट। श्योर श्योर श्योर। तो सॉरी, सॉरी। तो मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स रखे थे, और ये मैंने ये मुझे किसी ने फॉरवर्ड किया था बहुत पहले, और मैं ये मुझे बहुत हेल्प आउट किया था। और अच्छा। मुझे जो भी अप्रोच करता है मैं उसको पॉइंट आउट करता हूँ कि ये सारी चीजें ध्यान रखना। मैं कुछ पॉइंट्स, जनरल पॉइंट्स बहुत क्विकली कवर करता हूँ। और ये डॉक्यूमेंट्स में आप अपनी वीडियो के लिंक में भी पोस्ट कर देंगे, तो ये हेल्प आउट रहेगा, किसी को भी फ्री डाउनलोड रहेगा। इसका कोई चार्ज नहीं होगा। तो ये फ्री डाउनलोड करके, ये 4 पेज का डॉक्यूमेंट है, और ये इजीली आपको बहुत सारी आइडिया दे देगा, जनरल आइडिया दे देगा इनिशियली में। इसमें कुछ एजेंट्स और स्ट्रीम एजेंसीज के बारे में लिखा हुआ है, जो आपको थोड़ा ध्यान रखना है उस चीज़ के लिए। और यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है कि कौन से कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में कौन से स्कोर है, क्या है, एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में लिखा हुआ है। ओके। इनिशियल हसल्स में आपको क्या हेल्प आउट हो सकती है, हम्म। कौन सी वेबसाइट्स है जो आपको इंडिया में बैठकर भी आप उसके बारे में रिसर्च कर सकते हो, लोकेशन चेंज करके। सो इट विल गिव यू अ ब्रीफ आइडिया ऑफ द एरिया। और फिर कार इंश्योरेंस के बारे में, जो यहाँ यहाँ पे कार थोड़ा नेसेसिटी हो जाता है, उसके बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। ईएमआई हो गया, इंश्योरेंस हो गया, पार्किंग हो गए, कि थोड़े रूल्स हो गए, जनरल रूल्स की क्या है। फिर आप शेयरिंग में रहने वाले हो कि आप प्राइवेट रूम रहने वाले हो, उसमें क्या एक्सपेंसेस रहेंगे। जबकि आपको ये ध्यान रखना है कि कनाडा में आपका हर एक डॉलर, या कि हर एक डॉलर आप जो खर्च रहे हो वो आपके खुद के जेब से आएगा। तो यू हैव टू बी वेरी हम्म। केयरफुल ऑफ व्हाट यू आर स्पेंडिंग। एवरीथिंग एंड एनीथिंग इज कमिंग आउट ऑफ योर पॉकेट। तो अगर आपको पार्टीज करनी है, वो भी आपके पॉकेट में से आएगी। सेविंग्स करनी है, जो कि बहुत अच्छी बात है इनिशियली स्टूडेंट डेज में, उसके बारे में कुछ लिखा हुआ है। कुछ इंश्योरेंस के बारे में लिखा हुआ है, हेल्थ केयर हो गया, स्टूडेंट केयर हो गया, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। और एंड में यही है कि एंजॉय करना चाहिए। यहाँ पे अगर आना है तो उसको एक डिप्रेशन की तरीके से नहीं लेना चाहिए। उस पर भी एक हम अलग वीडियो बनाएंगे, जो यहाँ पर स्टूडेंट सफर कर रहे हैं। पर उसके रियलिटीज और हार्श रियलिटीज भी हम थोड़े कवर करेंगे आगे जाकर। पर एट द सेम टाइम इट इज समथिंग टू एंजॉय, इट इज एन एक्सपीरियंस, इट इज फॉर मी इट वाज अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस। और आई एम ऑलवेज ग्लैड टू बी हियर। आई अप्रिशिएट कनाडा। सो दिस इज माय पर्सपेक्टिव, एंड उसके बारे में हम आगे बिल्कुल बात करते ही रहेंगे इसके बारे में। और कुछ भी क्वेश्चंस और क्वेरीज हो तो बिल्कुल आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर रिक्वेस्ट डालिए, और हम जितना जल्दी हो सकते हैं उतना जल्दी हेल्प आउट भी कर पाएंगे। और कुछ ऐड करना रहेगा तो सेतु है ही हमारी, तो करेंगे अभी ऐड। थैंक यू सो मच पिंकेश, आई रियली अप्रिशिएट कि आपने जो बताया, एंड आप वो डॉक्यूमेंट श्योरली आप हमें भेजिए, तो हमें इसी यूट्यूब के वीडियो के साथ उसका लिंक भी रखेंगे, ताकि मैक्सिमम लोग उसे यूज कर सके अपने पर्सनल नीड्स के लिए। शायद उनके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव हो सकता है वो कंटेंट। और आपने जैसे बताया, आने वाले वीडियोस में हम काफी सारे अलग अलग चीजों पे बात करेंगे। तो कहीं ना कहीं मतलब इंडिया से कनाडा तक का एक स्टूडेंट का सफर हम इस पॉडकास्ट के साथ और इजी बनाना चाहते हैं। और हम्म, उसके बाद भी अगर किसी को, अगर किसी भी प्रकार की कोई हेल्प चाहिए या कुछ भी हो, तो जैसे पिंकेश ने बताया, वी आर हेयर टू हेल्प यू आउट, सो यू कैन रीच अस।
और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस कंटेंट को दूसरे लोगों तक पहुँचा सकते हो ताकि वो इन जैसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट्स को फॉलो करें और उनको शायद कहीं न कहीं बहुत सारी चीज़ें तो शायद उनको पता होंगी, लेकिन कुछ ऐसी बातें होंगी जो शायद उनके लिए अलग इन्फॉर्मेटिव होगी, तो वो सारी चीज़ें भी उनको इस कंटेंट के थ्रू मिल पाएगा। तो हमारा जो हुँ। मेन इंटेंशन है, मेरी और पिंकेश की भी जो बातें हुई थी शुरुआत में इस पॉडकास्ट को शुरू होने से पहले ही, तो मेन इंटेंशन हमारा यही सब चीज़ों पे था कि हम शायद बहुत सारे लोगों की लाइफ में जो एक स्ट्रगल है यहाँ तक पहुँचने की, उसको हम थोड़ा ईज़ी बना के दे सकें। राइट पिंकेश? हाँ जी, बिल्कुल। और एक मेन इंटेंशन इस डिस्कशन का ये था कि वी हैव समबडी हू इज़ इन इंडिया एंड वी हैव समबडी हू इज़ इन कनाडा। तो ये कॉम्बिनेशन थोड़ा ईज़िली अवेलेबल नहीं है, तो आप किसी को इंडिया में भी मिल सकते हो और वो आपको किसी कनाडा में रहने वाले के साथ कॉन्टैक्ट में भी करवा सकते हैं, जो आपको हेल्प आउट करवा सकते हैं। और यही इंटेंशन है ये पॉडकास्ट का कि आपको थोड़ी रियलिटीज़ पता चले और प्रोसेसेस में थोड़ा हेल्प आउट हो जाए और कुछ और आपके पर्सनल क्वेश्चंस भी होंगे, उसमें भी हम उसके हेल्प आउट कर सकते हैं। या फिर अगर मुझसे हेल्प आउट नहीं होगा, मैं किसी और को इनवाइट करके और उसका पर्सपेक्टिव आपके सामने लेकर आना चाहूँगा। बिल्कुल। और वो बहुत इन्फॉर्मेटिव सेशंस भी रहेंगे आगे जाकर। तो उसके बारे में भी हम लोग लुक आउट कर रहे हैं कि हम किसी और को लाकर कुछ और इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकें। तो दैट इज़ द इंटेंशन ऑफ इट। और फिर और तो एन्जॉय तो कर ही रहे हैं हम लोग, और क्या। So I really appreciate your efforts, Pinkesh. Thank you so much for यस। your presence in this YouTube video. और इसके बाद भी आगे वाले पॉडकास्ट में मैं आपको भी और आप शायद जो लोगों को भी इनवाइट करेंगे, हम उनके हुँ, सबके साथ जितना हो सके हार्श रियलिटीज, हार्श ट्रूथ्स, सारी चीजें जो एक नॉर्मल स्टूडेंट को वहां जाने से पहले या वहां पहुंचने के बाद भी जो एक्सपीरियंस होंगे, आप वहां पे कार ओन करते हैं तो शायद लाइसेंस के बारे में हम बात कर लिया, हुँ, बहुत सारी चीजें आने वाली वीडियो में हम एज अ बेटर कंटेंट हम लोगों तो देने की कोशिश करेंगे। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच कि आप यहाँ पे थे हमारे बीच में, हुँ, और मैं आप ही से कहूंगा इस वीडियो को एंड करने के लिए कहते हुए कि आपको इस वीडियो को अच्छा लगा हो तो आप लाइक शेयर कमेंट सारी चीजें कर सकते हैं। सो आई वुड हुँ। आस्क यू टू एंड अप विद दिस वीडियो एंड देन वी वुड मूव ऑन टू द नेक्स्ट सीरीज। यस। अच्छा लगा हो तो ही, अगर बुरा लगा हो तो फिर क्या बोलना है? नहीं, नहीं, वैसे बुरा लगने वाली कोई बातें तो हमने शायद यहाँ पे की नहीं है, तो किसी को नहीं लगना चाहिए। बट नहीं, नहीं। बुरा लगा हो तो भी मैं कमेंट सेशन ऑन रखूँगा इस वीडियो के लिए। तो आप लिख सकते हैं आपको अगर कुछ एक्सपेक्टेड, लेकिन कुछ अनाप-शनाप ना लिखिएगा। नहीं, नहीं। नहीं, बहुत अच्छा लगा। कुछ हमने मिलकर ये स्टार्ट किया है। देखते हैं कहाँ जाता है ये। बस एक कुछ स्टार्ट करना था, कुछ ना कुछ तो करना था और इस टॉपिक पे लगा हमें कि हम थोड़ा वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं इस टॉपिक पे। तो ये टॉपिक हम लेके आए और कुछ भी सजेशंस हो तो बिल्कुल रीच आउट करिएगा और पर्सनली करिएगा। अगर आप पब्लिकली नहीं करना चाहते तो पर्सनली रीच आउट करिएगा, तो हम आपकी हेल्प आउट कर सकते हैं और वही इंटेंशन है इसका पॉडकास्ट का। हमारा और कोई इंटेंशन नहीं है। तो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। आप सबको ये एक पहला सेशन इंफॉर्मेटिव लगा होगा। आने वाले सेशंस को आप फॉलो करते जा सकते हैं काफी सारी हुँ, और चीजों के लिए। तो आपको हमारे साथ जुड़े रहना है, आपको हमारे साथ बने रहना है, और अगर आप चाहते हैं कि हमारे सारे वीडियोस के आपके पास नोटिफिकेशन आए तो उस बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर लीजिए, आप लाइक कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा लोग जो कनाडा जाना चाहते हैं उन लोगों को ये शेयर कर सकते हैं, क्योंकि यहां से लेके आने वाले पॉडकास्ट सीरीज उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन व्यूअर्स, तब तक के लिए बाय बाय।